अस्सलाम वालेकुम। बच्चे मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। ठीक है। मुझे बताएं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, पिछले लेक्चर का क्या टॉपिक था? किस टॉपिक पे था लास्ट लेक्चर? रीजन क्या पढ़ा था? क्या पढ़े थे हमने? बोन्स पढ़ी हैं या इंजरीज पढ़ी हैं किसी चीज की? यार जवाब दो, ऐसे थोड़ी लेक्चर चलेगा। ऐसे करना है तो फिर बस मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगी, फिर लेक्चर नहीं पढ़ाती मैं। मैम मैंने पिछला रिवाइज नहीं किया। बेटा रिवाइज नहीं किया? लेक्चर लिया तो था कि नहीं लिया था? कुछ नहीं याद, कुछ पढ़ा भी था कि नहीं, या सो के गुजार मैम दिया था? नहीं लिया। हमने जी कॉर्निस बेटा। मेडुलारिस कॉर्डा क्या इक्विना चीज? कॉर्निस मेडुलारिस के बारे में पढ़ा था, कॉर्डा इक्विना के बारे में पढ़ा था, ट्रैपमेंट सिंड्रोम पढ़ा था हमने। ठीक है, चले ठीक है। कुछ किसी को तो कुछ तो याद है। चले अगला लेक्चर शुरू करते हैं। अक्सर बेटा आपकी जब आप बोलते हो ना, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा पीछे से डिस्टॉर्शन आती है, तो बोलो बेशक, मना नहीं कर रही मैं, लेकिन उसका थोड़ा सा मिनिमम रखना है आपने, ठीक है, ताकि हम उसमें बहुत ज्यादा शोर ना आए। आज हम लोगों ने पढ़ना है हमने इससे पहले स्पाइनल नर्व रूट्स वगैरह पढ़ी थी, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स टेंडन और लिगामेंट्स की। और टेंडन और लिगामेंट्स के बायोमैकेनिक्स में बेसिकली आज हमने उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनकी एनाटॉमी क्या है और उनकी फिजियोलॉजी क्या है। ये चीजें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आप एनाटॉमी पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो टेंडन और लिगामेंट्स कैसे आते हैं, व्हाई डू वी स्टडी इट, के हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे, तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं या मूवमेंट को अलाउ करते हैं या मूवमेंट को लिमिट करते हैं, उसके अंदर आपके टेंडन्स, कैप्सूल और लिगामेंट्स आते हैं। ठीक है। मसल्स के अलावा, मसल या बोन के अलावा जो स्ट्रक्चर्स आपके जॉइंट के आसपास हैं वो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं और कैप्सूल्स हैं। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, क्या फंक्शन होगा आप मुझे बताएं। एक लिगामेंट का क्या फंक्शन है और एक टेंडन का क्या फंक्शन है? मैम वो बोन टू बोन अटैचमेंट करता है लिगामेंट, और टेंडन बोन टू मसल। ठीक है। तो इसका मतलब ये मूवमेंट को स्मूथ मूवमेंट करवाएंगे, और स्मूथ, यस, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं दानिया, और ये मूवमेंट्स को अलाउ भी करेंगे, और अगर कोई एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है तो उसको लिमिट भी करेंगे, मतलब कि अननेसेसरी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर, हाइपर मोबिलिटी को भी कंट्रोल करेंगे, और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके जॉइंट्स को। हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ टेंडन क्या है जी? मसल टू बोन अटैचमेंट है, और एक मसल को बोन से अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका टेंडन है। इसका और क्या फंक्शन है? ये लोड्स को ट्रांसमिट करता है, कहाँ से कहाँ तक? जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने फोर्स प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो वो फोर्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टू द एडजेसेंट बोन। ये टेंडन जो आपका है टेंसाइल लोड्स को ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा क्या है? जॉइंट मोशन को प्रोड्यूस करता है और आपका बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। कंपोजिशन की अगर हम इनकी बात करें कि एक टेंडन या लिगामेंट एक्चुअली, मतलब कि हिस्टोलॉजिकली ये किस चीज से बने हुए हैं, या क्या चीज है जो इनके अंदर पड़ी हुई है, क्या पानी से भरे हुए हैं या इनके अंदर कोई और चीज है, तो बेसिकली इसमें कोलेजन है, फाइब्रोब्लास्ट है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कोलेजन है, और कोलेजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि कोलेजन जो है वो स्ट्रेंथ भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, राइट? तो अगर हमने मूवमेंट की बात करनी है, तो कोलेजन का कौन सा फंक्शन है जो कि इस पे अप्लाई होगा? कि कौन सी मतलब कि इस फंक्शन के थ्रू वो बेहतर मूवमेंट कर सकते हैं? क्या स्ट्रेंथ की वजह से मूवमेंट ज्यादा बेहतर होगी या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से? मैम फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से।
हाँ जी। उसके अलावा हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट है, और 20% जो आपका मैट्रिक्स होता है, मतलब कि एक टेंडन के अंदर 20% जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट है, और बाकी जो 80% है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर 70% वाटर है और 30% आपका सॉलिड है। और सॉलिड में क्या चीजें आती हैं? ग्राउंड सब्सटेंस है, कोलेजन है और इलास्टिन है। कोलेजन जो है दोनों में प्रेजेंट है, टेंडन में भी प्रेजेंट है और लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में से अगर इसकी क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करें कि किसमें ज्यादा है, तो वो टेंडेंस में ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से हमने ये बात की कि कोलेजन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है ना। तो अगर कोलेजन टेंडेंस में ज्यादा है तो आप मुझे बताएं, टेंडेंस ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे या लिगामेंट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल है? मैम टेंडन। ठीक है, अब कोलेजन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि कोलेजन को बनाते हैं, और कोलेजन की टाइप्स में जो मोस्ट कॉमन कोलेजन है वो टाइप 1 है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इसकी। ऐसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ब्राउन कलर की है, एक पर्पल कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। ये तीनों जो चेन्स है अल्फा चेन्स होती हैं, और ये ट्रिपल हेलिक्स बनाते हैं। मुझे बताएं, इससे पहले हेलिकल स्ट्रक्चर आपने किसी चीज से रिलेटेड पढ़ा हुआ है? डबल हेलिक्स या ट्रिपल हेलिक्स? मैम डीएनए। यस मैम। ठीक है, उसका क्या होता है? डबल हेलिक्स या ट्रिपल हेलिक्स होता है वो? मैम डबल हेलिक्स। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये 3 आपकी चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड हैं और एक प्रॉपर चेन बनाती हैं। और लेंथ कितनी है इसकी? 280 नैनोमीटर्स है, और अगर इसका डायमीटर आप चेक करें तो वो 1.5 नैनोमीटर्स है। कोलेजन की जो अरेंजमेंट है दोनों में प्रेजेंट है, टेंडन में भी प्रेजेंट है, लिगामेंट में भी प्रेजेंट है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? अगर आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करो, ये है टेंडन और ये टेंडन का कोलेजन है, जबकि इसके कंपैरेटिव ये लिगामेंट है और ये इसके अंदर प्रेजेंट उसका कोलेजन है। आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल पैरेलल इन दोनों में से कोई एक पैरेलल है और एक नियरली पैरेलल है, आप मुझे बताएं कौन सी किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये टेंडन है और ये लिगामेंट है और इसके अंदर ये कोलेजन मैम के टेंडन फाइबर्स वाला पैरेलल है और लिगामेंट वाला नियरली पैरेलल है। नियरली पैरेलल, बिल्कुल। तो ये करता क्या है? टेंसाइल लोड्स को सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब क्या? बर्दाश्त करता है इन प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन, बट में आल्सो बेयर द स्मॉलर लोड्स इन अदर डायरेक्शन। मतलब कि ज्यादा ये टेंसाइल लोड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, लेकिन इसके अलावा और लोड्स भी हैं जो कि ये बर्दाश्त कर सकता है। कोलेजन के अलावा एक और प्रोटीन जो हमारी प्रेजेंट है वो है इलास्टिन, स्कार्सली प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड द एक्सट्रीमिटी लिगामेंट्स। मतलब कि ये जो इलास्टिन है ये आपके टेंडन्स में कम होता है, और एक्सट्रीमिटी लिगामेंट्स मतलब क्या होता है? टेंडन में भी और लिगामेंट्स में भी है, लेकिन टेंडन्स में ये कम होता है, और लिगामेंट्स में भी जो आपके बेसिकली स्पाइन के अंदर एक लिगामेंट लगा होता है, लिगामेंटम फ्लेवम, उसके अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके एक्सट्रीमिटी लिगामेंट्स। एग्जाम्पल दे मुझे किसी एक्सट्रीमिटी लिगामेंट की। मतलब क्या है एक्सट्रीमिटी लिगामेंट का? उसके नाम से पता लग रहा है। मैम जो लिम्स में होगा। बिल्कुल, किसी लिगामेंट का नाम बताएं लिम्स में जो है। अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में कोई लिगामेंट का नाम आता है? क्रूशियस लिगामेंट, कोलेटरल ठीक, लिगामेंट हो गया। कहाँ होते हैं ये? ये मेरे ख्याल मैम लोअर मीडियल लिम्ब। कोलैटरल लिगामेंट नी की लो, जॉइंट के। ठीक है। और लिगामेंटम फ्लेवम है जो कि आपकी स्पाइन में होता है, और स्पाइन में बेसिकली जो आपकी वर्टिब्रल कैनाल है उसका पोस्टीरियर कॉलम लिगामेंटम फ्लेवम बनाता है। तो इलास्टिन की जो क्वांटिटी है वो इस लिगामेंटम फ्लेवम में ज्यादा होती है। वर्टिब्रल कैनाल है, ठीक है, स्पाइनल कैनाल या वर्टिब्रल कैनाल, और उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो लिगामेंटम फ्लेवम बनाता है। मुझे ये बताएं, इसका इंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? यहाँ पे कौन सा लिगामेंट होगा? ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रल बॉडी का इंटीरियर पोर्शन है, वर्टिब्रल बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन है। एक लिगामेंट यहाँ लगा हुआ, एक वर्टिब्रल कैनाल के बिल्कुल पोस्टीरियर लगा हुआ। ये तो लिगामेंटम फ्लेवम हो गया। ये कौन सा लिगामेंट है? एनाटॉमी 1 पढ़ी हुई है सबने? यस मैम। तो मुझे बताएं कौन सा लिगामेंट है ये? मैम लिगामेंटम फ्लेवर।
बेटा लिगामेंटम फ्लेवम तो ये है ना वर्टिब्रल कैनाल, ये वर्टिब्रल कैनाल है, उसका ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर पे लिगामेंटम फ्लेवम लगा हुआ है। इंटीरियर बॉर्डर का बताएं मुझे, ये कौन सा लिगामेंट है यहाँ पे? ये लिगामेंटम फ्लेवम नहीं है, ये कोई और है। लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट मैम। है तो लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन दो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं स्पाइन में, ये कौन सा वाला है? एक इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल होता है। मुझे बताएं ये कौन सा होगा, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल होगा या पोस्टीरियर? मैम ये इंटीरियर होगा। क्यों बेटा इंटीरियर क्यों कहा आपने? इसको इंटीरियर क्यों लग रहा है आपको इससे? तुक्का लगाया ऐसे ही या कोई सोच के बताया? मैम ये पोस्टीरियर लिगामेंट है। अच्छा पोस्टीरियर मैम क्यों होगा ये भी बता दें। ना, क्या करता है? मैम ये फ्रंट पे अटैच है, इस वजह से इंटीरियर। किसके मैम जो फ्रंट पे वर्टिब्रल अटैच बॉडी है? के फ्रंट पे होता है वो इंटीरियर होता है, Vertebral वर्टिब्रल body। बॉडी की बैक साइड पे होगा वो पोस्टीरियर होगा। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं। बेटा मुझे बताओ ये डायग्राम में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? मैम ये स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं वर्टिब्री के पोस्टीरियर लगा हुआ होता है स्पाइनस प्रोसेस या आगे की तरफ लगा होता है? मैम पोस्टीरियर वाला वर्टिब्रा की बॉडी के पीछे लगा हुआ होता है। ये है वर्टिब्रल बॉडी, ये है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी का इंटीरियर पोर्शन ये है, वर्टिब्रल बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन ये है। वर्टिब्रल बॉडी के इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, जबकि वर्टिब्रल बॉडी के पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है। यार आप लोगों की तो एनाटॉमी इतनी खराब है, मैं बायोमैकेनिक्स क्या पढ़ाऊं आप लोगों को? जिस चीज का ही नहीं पता कि उसको क्या है और वो कहाँ पड़ी होगी, मुझे ये बताएं आप ये जान के क्या करेंगे कि वो मूव कैसे करती है? ये तो बड़ा डेंजरस काम है। मुझे ये बताओ ये स्पेशल कोर्स है बायोमैकेनिक्स का, पास हो जाएंगे सारे इसमें? मुझे तो हालात आपके बड़े मुश्किल लग रहे हैं। हम टेंडन और लिगामेंट्स की बात कर रहे थे, तो ग्राउंड सब्सटेंस की बात करते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस में बेसिकली क्या चीजें होती हैं। प्रोटोग्लाइकन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे टेंडन और लिगामेंट्स बोथ एरियोलर टिश्यू होता है इनके सराउंडिंग। ठीक है, टेंडन्स में 3 लेयर्स होती हैं, जैसे अभी तक हमने मसल की 3 लेयर्स पढ़ी थी, इसी तरह हमने नर्व्स की 3 लेयर्स पढ़ी थी, कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स। अब हम टेंडन की 3 लेयर्स पढ़ेंगे। एक टेंडन का फाइबर है, ठीक है, ढेर सारे फाइबर्स के अराउंड जो लेयर लगी हुई है उसका नाम है एंडोटिनॉन। इसी तरह काफी सारे बंडल्स जब कलेक्टिवली एक जगह पे फाइबर बनाते हैं, उन बंडल्स के जो कलेक्टिव है वो एपिटिनॉन, और पूरे टेंडन को जो चीज आपकी कवर करती है वो है पैराटिनॉन। ये जो एंडोटिनॉन है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ये क्योंकि ये टेंडन है ना, इसके एक तरफ मसल है दूसरी तरफ बोन लगी हुई है, तो ये एंडोटिनॉन एक तरफ मसल के पेरीमाइसियम के साथ कनेक्ट कर जाता है और दूसरी तरफ आपकी जो है पेरियोस्टियम के साथ, पेरियोस्टियम आपकी बोन की लेयर है उसके साथ ब्लेंड कर जाता है। वस्कुलराइजेशन की बात करते हैं इसकी। वस्कुलराइजेशन का मतलब है कि इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है और है या नहीं है। तो टेंडन और लिगामेंट्स दोनों इनकी वस्कुलर सप्लाई लिमिटेड होती है, मतलब कि दे आर नॉट वेरी वेल वस्कुलराइज्ड, और इसी की वजह से इनका जो हीलिंग है वो इफेक्ट होता है। आप मुझे बताएं अगर किसी चीज की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो तो क्या उसकी हीलिंग भी फास्ट होती है या स्लो हो जाती है? मैम फास्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी होगी। तो अगर इस टेंडन की या किसी लिगामेंट की ब्लड सप्लाई मिनिमल है तो वो इंजर हो जाता है, उसकी हीलिंग कैसी होगी फिर? जल्दी हो जाएगी? मैंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर ब्लड सप्लाई किसी जगह की अच्छी है तो वहां पे हीलिंग को क्या होगा, आपने कहा कि हीलिंग अच्छी होगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये किया कि अगर टेंडन और लिगामेंट्स की ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है तो इनकी हीलिंग कैसे होगी, बताएं? फास्ट होगी हीलिंग या स्लो होगी? स्लो होगी। मैम बिल्कुल स्लो, ऑब्वियसली स्लो होगी इनकी। बिल्कुल ऑब्वियसली स्लो होगी, बिल्कुल। टेंडन्स जो रिसीव करते हैं अपनी ब्लड सप्लाई को वेसल्स में से, और वो वेसल्स कहाँ से, पेरीमाइसियम की वेसल्स में से, पेरियोस्टियल इंसर्शन की, या फिर जो सराउंडिंग टिश्यू की वेसल्स होती हैं वहां से।
जो टेंडन्स पैराटेनॉन से सराउंडेड होते हैं उनको वास्कुलर टेंडन्स कहते हैं, जो टेंडन्स नहीं सराउंडेड होते हैं उनका एवास्कुलर टेंडन्स कहते हैं। और एज कंपेयर टू द टेंडन्स, लिगामेंट्स को हम हाइपोवास्कुलर कंसिडर करते हैं। नर्व एंडिंग्स हैं इसके अंदर, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स हैं, और ये नर्व एंडिंग्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? प्रोप्रियोसेप्शन के लिए एंड नोसिसेप्शन के लिए। मैकेनिकल बिहेवियर क्या है जनाब? ये विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है, विस्को इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। हमने विस्को इलास्टिसिटी पढ़ी हुई है पहले। मुझे कोई बताए कि व्हाट डू वी मीन बाय द विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर या विस्को इलास्टिसिटी? अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ यूट्यूब के ऊपर, कभी खोल के देखें? ये नहीं, दिल नहीं किया कभी या टाइम नहीं मिला? बेटा मिर्च आ गए हैं आप लोगों के अब, मिर्च भी तो देने हैं ना। हाँ जी अक्सा, मुझे आपका पता है बेटा, आपने देखे हैं। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह, अगर अगला हफ्ता ना सही तो जो भी डेट जो अनाउंस होगी, आपके मिनट्स आ रहे हैं, पढ़ना तो है ना, तो कुछ साथ साथ पढ़ लो। आपके ख्याल में बायोमैकेनिक्स में से मुफ्त में तो पास नहीं हो जाना। टेंडन जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन द टेंसाइल लोड्स, हाउएवर लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल और वो नेचुरल मूवमेंट को अलाउ करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनएक्सटेंसिबल होते हैं, और जो फोर्सेस इनके ऊपर अप्लाई की जाती है उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मुझे बताइए क्या स्ट्रक्चर है? डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको? क्या चीज बनी हुई है? शोल्डर जॉइंट? वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा है। इसके ऊपर कुछ ये लिगामेंट लगा हुआ है, कौन सा लिगामेंट है ये? नाम लिखा हुआ है साथ? इंट्राट्रांसवर्स लिगामेंट का नाम लिखा है। इंटरट्रांसवर्स। इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट बेसिकली क्या होता है? एक वर्टिब्री के दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, वो दूसरे वर्टिब्री के दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू दिस लिगामेंट। एक लिगामेंट की एग्जांपल दी आपको। बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम इनकी देखते हैं कि जो हमने लिगामेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि आपके एक्सट्रीमिटी लिगामेंट्स या टेंडन्स एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आपका जो लिगामेंटम फ्लेवम है वो दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इनका एलोंगेशन कर्व क्या है कि इसके अंदर आप रिलैक्स मोड में, मतलब कि ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि अनलोडेड है, मतलब कि इस वक्त इनके ऊपर लोड अप्लाई नहीं किया, लेकिन जैसे इनके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है, पहले ये कॉइल्ड फैशन में होते हैं, जब लोड अप्लाई करते हैं तो ये सीधे हो जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेटन आउट हो जाते हैं। इसके कंपैरेटिव जो आपका लिगामेंटम फ्लेवम का एलोंगेशन कर्व है, इसमें आप देखें कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज करता जा रहा है, वो काफी देर तक उसकी एलोंगेशन होती जा रही है, और यहाँ पे आके वो बहुत ज्यादा एलोंगेट कर जाता है। लोडिंग अनलोडिंग कर्व है ये, टेंसाइल जो नी लिगामेंट्स हैं उनका टेंसाइल लोड के कंपैरेटिव उनका एक लोडिंग कर्व बनाया गया है, ठीक है, और इस एरिया को हिस्टेरेसिस कहते हैं दरमियान में। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके टेंडन और लिगामेंट के बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं? ये मैं रीड नहीं करती, मुझे आप लोग बताएं। अगर एजिंग चेंजेस होंगी, कोई किसकी ने जेरियाट्रिक्स पढ़ी? कोई अभी जेरियाट्रिक्स पढ़ रहा है या पढ़ चुका है? यस मैम, पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं। अब्दुल्लाह मुझे ये बताओ कि जेरियाट्रिक्स में मेन प्रिंसिपल क्या है, क्या होता है हर चीज को? सब्जेक्ट किस बारे में है वो? कि मैम ओल्ड एज पीपल को किस तरह हमने ठीक करना है, उनकी ठीक मतलब है, के उनकी लाइफस्टाइल को किस तरह हमने मेंटेन करना है, और उनको वापस जिंदगी की तरफ किस तरह लेकर आना है। ठीक है। तो उसके अंदर हर सिस्टम में एक बात बताई है कि एज की वजह से आपके हर सिस्टम को कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? मैम हर सिस्टम डिक्लाइन होता रहता है अगर हम लोग फिजिकल डिक्लाइन। एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर एजिंग का इफेक्ट आप लिगामेंट्स या टेंडन के ऊपर देखें तो वो क्या आएगा फिर? उनको उनकी स्ट्रेंथ को क्या होगा? मैम उनके नंबर ऑफ फाइबर्स जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, उनका साइज भी ठीक, रिड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया, उनका डायमीटर भी रिड्यूस हो जाएगा, और उसके अलावा उनकी फिर स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम के अंदर आपकी जो बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लिगामेंट्स की या टेंडन्स की, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, और बाद में हालांकि ये रिस्टोर हो जाती है। अगर हम मोबिलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन के इफेक्ट को कंपेयर करें टेंडन और लिगामेंट्स के ऊपर, आप मुझे बताएं मोबिलाइजेशन की वजह से लिगामेंट और टेंडन की हेल्थ बेहतर होगी या इमोबिलाइजेशन की वजह से बेहतर होगी? अगर हम मैम उसको ना इस्तेमाल करें? मोबिलाइजेशन की वजह से। क्यों? इस्तेमाल नहीं करते, खर्च नहीं होगा, ठीक पड़ा रहेगा, इस्तेमाल कर लिया तो खत्म हो गया फिर?
मैम उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, उसके नंबर ऑफ फाइबर भी रिड्यूस हो जाएंगे। किस वजह से? मोबिलाइजेशन से या इमोबिलाइजेशन से? इमोबिलाइज इमोबिलाइजेशन। करने से। इमोबिलाइजेशन से, बिल्कुल। फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से क्यों, क्या फर्क आता है जी? स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और इमोबिलाइजेशन की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लिगामेंट्स की है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस है। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? शुगर मैम हो जाना। ठीक है, बड़ा एक वर्ड में चले, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है। व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपर वर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना। ठीक है, और ग्लाइसीमिया क्या होगा? बेटा ग्लूकोज लेवल को कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। क्या, और इस यस। हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब हुआ? आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल का ज्यादा हो जाना। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोसूरिया है, आपके यूरिन में ग्लूकोज की एक्सक्रीशन। और तीसरी टर्म है हमारे पास पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेरी गुड। डायबिटिक्स के अंदर जो टेंडन के कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, रिसर्च ये कहती है कि इसके अंदर टेंडन के कॉन्ट्रैक्चर्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, जॉइंट स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, कैप्सुलाइटिस और टीनोसाइनोवाइटिस पे होता है। व्हाट इज टीनोसाइनोवाइटिस? ITIS stands for what? Yes, inflammation. ITIS stands for inflammation. तो किस चीज के inflammation की बात कर रहे हैं हम? टेंडन की मैम। ठीक हो फ्लूइड गया, फिल्ड टेंडन। ठीक हो गया। स्टीरॉइड्स का इफेक्ट देखते हैं कि जनाब स्टीरॉइड क्या करता है, आपके जो कोलेजन फॉर्मेशन है उसको रोक देता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एक्यूट इंजर्ड लिगामेंट को जब हम स्टीरॉइड से ट्रीट करते हैं तो वो हो सकता है मैकेनिकल लोड्स को बर्दाश्त ना कर सके, और उसकी वजह से लिगामेंट स्टिफनेस भी कम हो जाती है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी कम होती है। अब हम आते हैं नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। मुझे किसी एनसेड, कोई ऐसी एनसेड का नाम बताएं। फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई, पढ़ ली है या पढ़ रहे हैं? किसी एनसेड का नाम बता दे मुझे। नो मैम, नहीं पढ़ी हुई। अच्छा चले, ज़ईमा आपने नहीं पढ़ी हुई, कुछ हमारे पास सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। फार्माकोलॉजी पढ़ी है किसी ने? मैम एस्प्रिन आ सकती है एनसेड में। कोई दवाई का नाम बताओ ना जो डेली लाइफ में खाई हो कभी आपने और वो एनसेड हो। मैम डिस्प्रिन हो सकती है। ठीक है, न्यूब्रोल फोर्ट का पता है, नाम सुना है कभी? यस मैम। वो एनसेड यस मैम। होती है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। करता क्या है, आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। रिसर्च ये कहती है कि जनाब बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जाके दवाइयां खाना शुरू कर दें, पेन किलर्स, कि हमारी इस टेंडन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसकी वजह से कोलेजन कंटेंट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है और ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो बायोमैकेनिकल रिस्टोरेशन है टिश्यू की वो भी इंक्रीज होती है। हीमोडायलिसिस की तरफ आते हैं। हीमोडायलिसिस के कंडीशन में होता क्या है कि आपके टेंडन की जो साइनोवियम लेयर है उसके अंदर अमाइलॉइड, अमाइलॉइड क्या है, एक प्रोटीन है। अमाइलॉइड प्रोटीन की डेपोजिशन होने लग जाती है और उसकी वजह से आपके टेंडन या लिगामेंट में फर्क क्या आता है, हाइपरलेक्सिटी हो जाती है। व्हाट इज हाइपरलेक्सिटी? हाइपर स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंक्रीज। ठीक है, और लेक्सिटी का क्या मतलब होगा? जब हम कहते हैं लैक्स लिगामेंट्स हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाइपर मोबाइल हो जाना। ठीक है, हाइपर लेक्सिटी हो जाएगी उनकी। ठीक है, हीमोडायलिसिस में। ग्राफ्ट की तरफ आते हैं। रिकंस्ट्रक्शन है टॉर्न लिगामेंट्स की। ठीक है, आपने कहीं और से लेके लिगामेंट उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है और इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एलोग्राफ्ट भी और ऑटोग्राफ्ट भी। एलोग्राफ्ट क्या है कि अगर आपने सेम स्पीशी में से लेकिन कोई और डिफरेंट इंडिविजुअल लिया है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर एक ह्यूमन का ही कोई लिगामेंट लेके आपने दूसरे ह्यूमन को लगाया तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं लेकिन वो एक सेम स्पीशी है। ठीक है, ऑटोग्राफ क्या होगा कि वो एक ही इंडिविजुअल का किसी और बॉडी पार्ट से आप स्ट्रक्चर लेके दूसरे बॉडी पार्ट में उसका ग्राफ लगा देते हैं, तो वो ऑटोग्राफ्ट होगा।
छोटा सा लेक्चर था, क्लास में पढ़ लिया करो, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिड टर्म क्लियर करना है। मिड टर्म में क्या आएगा भला, क्या सिलेबस है, किसी ने पूछा भी नहीं है। एमसीक्यूज होंगे मैम। एमसीक्यूज होंगे, क्या गारंटी है कि एमसीक्यूज होंगे। मैम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, देख लेते हैं। अगर तो ऑन कैंपस एग्जाम्स हो गए तो एमसीक्यूज होंगे, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हुए तो एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन सिनेरियो होंगे या नहीं होंगे ये मैं तब बताऊंगी जब अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ऑन कैंपस हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, दोनों मोड में से कोई भी चूज किया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन मुझे एक मैम बात ज्यादा बताएं, चांस किस चीज के हैं, ऑन कैंपस है कि ऑनलाइन? मुझे किसी भी चीज का नहीं पता है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बता सकती आपको इस बात का। जिन्होंने अनाउंसमेंट करनी है एग्जामिनेशन वाले खुद अनाउंस करेंगे और वही बताएंगे कि कौन सा मोड उन्होंने डिसाइड करना है। ठीक है, अभी फैकल्टी को खुद भी नहीं पता है, मैं सिर्फ आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि तैयार रहें। मैंने पेपर बनाना है और आपने पेपर देना है, और वो जो भी पेपर होगा ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, बेटा पढ़ के ही देना पड़ेगा, बगैर पढ़े नहीं होना। तो खोल लो इतनी मैम यू सिलेबस। बेटा आज लेक्चर नंबर 13 पढ़ा है हमने, टोटल यस आपके 10 मैम। लेक्चर्स 10 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे इसमें। ओके ठीक है, मैम। मैम थैंक यू पेपर मैम। आएगा किस तरह से कि एससीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर सिनेरियो बेस्ड? यही बात नगीना मैंने अभी 2 मिनट पहले की है। मैम क्या 10 बोला? मैम लेक्चर। एक्चुअली मेरा इंटरनेट बहुत बहुत ज्यादा मसला कर रहा होता है तो अच्छा, मैंने बताया था समझ बेटा नहीं कि आ रही अगर होती किसी बात। अगर ऑन कैंपस एग्जाम हुआ तो मैं एमसीक्यूज लूंगी, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो एमसीक्यू के साथ साथ आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, वो सिनेरियो होंगे या शॉर्ट होंगे ये मैं आपको अनाउंस करके बता दूंगी। अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर ऐसा होगा? हाँ जी, और अगर ऑन कैंपस हुआ तो सारे एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, कोई डायग्राम्स वगैरह भी आ सकती हैं, वो भी देख लिया करो। मैम वो भी देख लेंगे मैम, और ना प्लीज थोड़ा सा ना ये प्रेजेंटेशंस वगैरह का ना टाइम से बता दें, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो फिर साथ में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सडन जब बर्डन पड़ता है तो। ठीक है बेटा, वो सडन नहीं होगा इंशाल्लाह, उसका टाइम मैं बहुत ज्यादा दे दूंगी, आप आराम से सबमिट करवा सकते हैं उसको। चलिए मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, असाइनमेंट तो नहीं कोई इसकी आपने नहीं देनी? बस इसके अलावा प्रेजेंटेशन है, मिड्स हो जाए फिर आप लोग, मैं अनाउंस कर देती हूँ टॉपिक्स, आप आराम से सबमिट करवा दीजिएगा जब आपको टाइम मिले। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चले लेक्चर एंड करूँ बस। यस मैम। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।